हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट को डिस्कवर आउट किया था और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए अब कूलम्स लॉ के कांस्टेंट को आज डिस्कवर करेंगे कि कूलम्स लॉ के कांस्टेंट की वैल्यू किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करी और आखिर उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। अगर तो हम लोग एसआई यूनिट्स की बात करें तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ड्यूरिंग द कूलम्स लॉ, दैट वाज F इज इक्वल टू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल है, वेयर Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉइंट चार्जेस रेस्पेक्टिवली। और हम लोग पॉइंट चार्जेस को लास्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब अगर तो मुझे इस K यानी कांस्टेंट के यूनिट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं K को एक साइड के ऊपर रखूंगा, बाकी सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। देखो ये F एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, R स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई, Q1 Q2 यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आकर डिवाइड, ये यूनिट्स आ गए K के। अब फोर्स किसके अंदर मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर। ये मीटर स्क्वायर, R डिस्टेंस, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए K के। और अगर इस कूलम को मैंने ऊपर लेकर जाना है तो K के यूनिट्स हमारे पास एग्जैक्ट क्या बन जाएंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद ये जो यूनिट्स हैं, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसकी जो K की वैल्यू है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है वो अब हम लोग डिस्कवर आउट करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास K होता है, जो कूलम्स कांस्टेंट होता है, वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी कहलाती है, ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कांस्टेंट को डिस्कस कर लेंगे, कांस्टेंट क्या चीज है और हम लोग उसको किस तरह से डिस्कवर आउट करना चाह रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बेसिकली वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की सिर्फ वैल्यू दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये वैक्यूम की वैल्यू होती है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट्स क्या होंगे वो भी हम लोग डिस्कवर आउट करेंगे। तो इसकी जो K की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है तकरीबन पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया होगा 9 इंटू 10⁹। और अब ये 9 इंटू 10⁹ के साथ यूनिट्स भी अगर लिखना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डिपेंड किस किन चीजों के ऊपर ये 9 इंटू 10⁹ की वैल्यू डिपेंड करती है? एक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एसआई यूनिट्स अगर आप यूज करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने न्यूटन एसआई यूनिट, मीटर एसआई यूनिट, कूलम एसआई यूनिट यूज किया है, तो हमारे पास 9 इंटू 10⁹ वैल्यू आ रही है। अगर तो मैं सीजीएस यूनिट्स यूज कर लूं या कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर लूं तो मेरे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम लोग सीजीएस वैल्यू आज निकालेंगे कि सीजीएस यूनिट्स के अंदर अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आती है। सेकेंड, ये डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, यानी अगर तो हम लोग वैक्यूम के अलावा कोई भी और मीडियम प्लेस कर दें, मैं पानी रख दूं, मैं हवा रख दूं, मैं मेटल रख दूं, मैं लकड़ी का टुकड़ा रख दूं, मैं कुछ भी रख दूं, तो उससे भी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मीडियम बिटवीन चार्जेस कर लेते हैं हम लोग, सिंपल रखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सीजीएस वैल्यू। सीजीएस वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे भाई? सीजीएस वैल्यू के लिए आपको एक बात बतानी चाहिए कि सीजीएस के अंदर जो कूलम होता है वो बराबर होता है स्टैट कूलम के, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। एक कन्वर्जन हमारे पास आ गई। दूसरी, हम लोगों ने न्यूटन को भी कन्वर्ट करना होगा, तो 1 न्यूटन हमारे पास बराबर होता है 10⁵ डायंस के। इसी तरह अगर तो मुझे मीटर को कन्वर्ट करना है तो मीटर का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है सेंटीमीटर, और 1 मीटर इस बराबर है 10⁻² सेंटीमीटर के। तो ये तो हमें सारी चीजें पता चल गई। अब हमें यह भी पता है कि K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू कर दूंगा। K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, न्यूटन को डायंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁵, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है, बाय कूलम को मैं नीचे लेकर जा रहा हूं, पावर माइनस के अंदर है, जिस तरह यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ था,
एक कूलम बराबर है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के। ये जितनी भी बातें हम लोग डिस्कस करें ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, सीजीएस वैल्यू आपको कभी भी पेपर के अंदर नहीं आएगी। इसके बाद अगर हम लोग इस जो ब्रैकेट्स है उनको खोल लें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 बाय 3 का स्क्वायर 9 10 की पावर 9 का स्क्वायर 18। अब देखो गौर से, ये 9 कैंसिल हो जाएगा इस 9 से, ये 10 की पावर 9 10 की पावर 5 10 की पावर 4। अब मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूं 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 5, क्योंकि बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी 9 प्लस 5 प्लस 4, तो 9 प्लस 5 14 14 प्लस 4 18, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 10 की पावर 18 के। और नीचे भी मेरे पास क्या है 10 की पावर 18 10 की पावर 18। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो k की वैल्यू सीजीएस यूनिट्स के अंदर है वो बराबर है 1 के। यानी इफ आई हैव चेंज्ड द यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सो माय वैल्यू ऑफ के हैज आल्सो चेंज्ड। याद रखिएगा ये वाली जो 1 की वैल्यू है ये वैक्यूम के अंदर हम लोगों ने निकाल ली है, अभी हम लोगों ने कोई भी मीडियम प्लेस नहीं किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एप्सिलॉन नॉट को और इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस के मीडियम प्लेस करने से और इस एप्सिलॉन नॉट को क्या फर्क पड़ता है, यानी एप्सिलॉन नॉट एक क्या चीज है और दूसरा मीडियम प्लेस करने से हमारे पास फोर्स किस तरह से चेंज होती है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता दिया कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी वैक्यूम के अंदर जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स हो रही होगी उसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसके अंदर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के लिए। तो मैं इधर लिख भी देता हूं कि इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि इट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। लेकिन यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स डिस्कवर आउट करते हैं। तो हम लोगों ने k की वैल्यू डिफाइन की थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ना तो यहां पर 4 के कोई यूनिट्स, यहां तो यहां पर पाई के कोई यूनिट्स, तो मुझे एप्सिलॉन नॉट के अगर कोई यूनिट्स चाहिए होंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/k के यूनिट्स के लिहाज से सिर्फ। तो k के यूनिट्स को इन्वर्स करके लिख देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, यानी इसके यूनिट्स किसके बराबर होंगे, याद करिएगा कि हमारे पास k के यूनिट्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो उसको ऑपोजिट करके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो अगर तो दो चार्जेस ऐसे आपस में पड़े हुए थे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, आपस में एक दूसरे को उठा करके रिपेल कर रहे थे, ठा करके रिपेल कर रहे थे, ठा करके रिपेल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने बीच में कोई इंड्यूस कर दिया, कोई मटेरियल मीडियम बीच में डाल दिया, अब इनकी जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो कम हो जाएगी। कैसे, दो चार्जेस थे, पहले वो आराम से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे, अब मैंने बीच में रख दिया लकड़ी, जब मैंने लकड़ी रख दिया तो वो हिंड्रेंस आ गया, तो वो बीच में रुकावट का बायस बन रही है, जिसकी वजह से मेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो पहले थी वो अब नहीं रही, जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन थी वो अब कम हो गई है। तो हम लोग कहते हैं कि मीडियम के रखने की वजह से हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो कम हो जाती है। उसके लिए जो हमारे पास फोर्स का फिर फॉर्मूला बन जाता है वो सेम रहता है KQ1 Q2 बाय R²। लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि ये जो K की वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है मीडियम के ऊपर भी, तो मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस के ऊपर भी। तो K की वैल्यू अब आपके पास बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यानी कि एप्सिलॉन R भी आ जाएगा आपके पास। फिर आप लिखो Q1 Q2 बाय R²। सर ये एप्सिलॉन R क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है, क्यों हम लोग लिखते हैं, ये सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। एक बात याद रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अब आखिर परमिटिविटी हमारे पास है क्या,
तो जब मैं परमिटिविटी की बात कर रहा हूं ना, तो ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर के अंदर, सॉरी एफ इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के अंदर ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा बड़ा होता चला जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, यानी एप्सिलॉन आर के बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी तो है नहीं, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है। लेट से पहले मेरे पास डिनोमिनेटर था 1/2, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से किसी बड़े नंबर के साथ, लेट से 2 के साथ, तो पहले मेरे पास जो चीज 0.5 के बराबर थी अब वो बराबर हो गई है 0.25 के, यानी मेरे पास वैल्यू कम हो चुकी है। यानी कि यहां पर एप्सिलॉन आर की आने की वजह से मुझे ये जाहिर हो रहा है कि हमारी जो फोर्स है वो कम हो चुकी है। एप्सिलॉन आर के क्या यूनिट्स होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन एयर क्या होती है 1.0006, बड़ी है 1 से। वाटर के लिए 78.5, बड़ी है 1 से। वैक्यूम के लिए 1, या वैक्यूम के लिए हम लोग इसको लिखते ही नहीं है क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम थिंग। अच्छा, एप्सिलॉन आर के अगर तो मैं एक बात करूं कि हमारे पास पहले थी फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये देखो, ये तो हमारे पास थी F वैक्यूम, और ये हमारे पास है F मीडियम, और ये भी हमारे पास है F मीडियम। देखो F मीडियम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस एप्सिलॉन आर को छोड़कर बाकी सारी चीज की जगह मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं F वैक्यूम। तो मैं ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना रहा हूं, F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। याद रखिएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, सिवाय वैक्यूम के केस के। तुम्हारे पास जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा हमेशा, तुम्हारी जो F वैक्यूम है वो हमेशा, जो F मीडियम है वो F वैक्यूम से हमेशा कम आएगी। ओके, इसको मैं कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेस करना चाहूंगा, F मीडियम इज ऑलवेज लेस देन F वैक्यूम। तो ये था हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके हम लोगों ने पढ़ा कि F मीडियम हमेशा F वैक्यूम से कम होती है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि F मीडियम F वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर के बराबर होती है, और F वैक्यूम का क्या फॉर्मूला है, F मीडियम का क्या फॉर्मूला है, और यूनिट्स। अच्छा, यूनिट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये इसको रेज कर देते हैं, यहां पर हमारे पास काम हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो बेसिकली कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग कहते हैं कि जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन ये परमिटिविटी है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये परमिटिविटी है जो वैक्यूम के अंदर भी हो सकती है, जो किसी भी मीडियम के अंदर भी हो सकती है। तो ये बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के, यानी अगर तो 1 होगी एप्सिलॉन आर की वैल्यू, यानी वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। अब जब मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट सेम होते हैं, तो यूनिट्स आपस में कैंसिल होकर एप्सिलॉन आर के 9 यूनिट्स आपके पास आ जाते हैं। सर ये वाली इक्वेशन हमें अभी तक समझ नहीं है ये कहां से आई है, आपकी बुक के अंदर भी ऐसी एज इट इज लिखी होगी। तो एप्सिलॉन बेसिकली परमिटिविटी को हम लोग कहते हैं। एक तो हो गया ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये दोनों को कंपेयर करके आती है हमारे पास। लेट्स से वैक्यूम से जो हमारे पास परमिटिविटी थी वो 1 की थी, और जो हमारे पास मीडियम से थी वो 0.5 की थी। तो ये रिलेट करके जो परमिटिविटी आती है वो एप्सिलॉन आर होती है। ये वाली परमिटिविटी आपकी सिर्फ वैक्यूम के अंदर, और ये वाली एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, यानी कि ये वुड की परमिटिविटी है लेट्स से, ये आपके पास वैक्यूम की परमिटिविटी है। इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाती है। एक बात याद रखते हैं कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी।
अगर तो वैक्यूम का केस नहीं है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। खैर ये थोड़ी ज्यादा लेवल की हम लोग बातें कर चुके हैं। हमें बस ये पता होनी चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी के 9 यूनिट्स हैं। बस हमें ये पता होनी चाहिए कि एयर, वाटर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की क्या वैल्यू है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। खैर आप लोगों को लेक्चर आसान ही लगा होगा। अब हमारा टाइम आ गया, वक्त आन पहुंचा है कि हम लोग एमसीक्यूज को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ को एक तो हम लोग वेक्टोरियली किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। वेक्टोरियल फॉर्म हम लोग कूलम्स लॉ की बहुत आसान है, 2 मिनट के अंदर हो जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डिस्कस करेंगे। वेक्टोरियली मैंने एंड के अंदर क्यों रखा है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि कूलम्स लॉ की जो वेक्टोरियल फॉर्म है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है हमें। उसी के साथ जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी पढ़ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी छोटा सा टॉपिक है, वेक्टोरियली भी बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।